मानव जी, इस आंदोलन को मोदी सरकार और बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बाकी देश के किसान इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्या आप समझते हैं कि किसान और कृषि उपज के जो प्रश्न है, इसमें भेद किया जा सकता है? आपकी क्या राय है? ये बात सही है कि हमें दिखता है कि खास कर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ के किसान ही बड़े पैमाने पर आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो 14 माह का आंदोलन हुआ था उसमें पूरे देश से किसान संगठन सम्मिलित हुए थे। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बहुत नजदीक है, इसलिए उनको वहां पहुंचना और इस ढंग का आंदोलन इतने दिनों तक कंटिन्यूअस करना संभव हुआ था। बाकी किसानों के लिए बहुत कठिन था। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर बाकी सभी प्रांतों के किसान उसमें सम्मिलित हुए थे। कम से कम हर अलग अलग प्रांतों के किसान संगठन उसमें शरीक हुए थे। 150 के करीब सब संगठन उसमें शरीक हुए थे। ये तो वास्तविकता है। पहले एक बात हमने समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है जहां से किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, वो उसको सटकर है। इसलिए वहां के किसान वहां आकर आंदोलन करना उनके लिए एक सहूलियत भरी चीज होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब और हरियाणा में खास कर इन किसानों का जो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस कारण भी ये आंदोलन इनके लिए करना संभव होता है। अब सब किसान घर से उठकर वहां आते हैं, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए एक जगह पर बैठे हैं। इतने बड़े लोगों के खाने पीने की समस्या कैसे सुलझाए? हर किसान अगर पकाना शुरू कर देगा तो कैसा होगा? वहां ऑलरेडी ये भोजन तंत्र विकसित हुआ है कि बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन खिलाने की यंत्रणाएं वहां उपलब्ध है, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। और वो किसानों का ही हिस्सा है। ये सिखों की यंत्रणाएं हैं, हरियाणा के हिंदुओं की यंत्रणाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सभी की सभी यंत्रणाएं वहां पहुंच जाती हैं और उनकी ये व्यवस्था करने में अपना कर्तव्य समझकर बहुत अच्छे ढंग से ये व्यवस्था कर देती है। इस कारण भी इतने लंबे समय तक किसानों को यह आंदोलन करना संभव होता है। दूसरी महत्व की बात है कि हरियाणा और पंजाब का किसान, जो भी भारत की भौगोलिक परिस्थिति रही, शुरुआत में इरिगेशन की जो भी सुविधाएं वहां तैयार की गई, इस कारण बड़े पैमाने पर इन लोगों के लिए यह संभव हुआ बड़े पैमाने पर उत्पाद हासिल करना, किसानों के क्षेत्र में प्रगति करना, हरित क्रांति के पहले शुरुआत के स्टेप्स में जुड़ जाना। इसलिए वहां का किसान बाकी किसानों से आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा सबल, यानी उसका भी बड़े पैमाने पर शोषण होता है। वो भी सही मायने में उसको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता है। इस कारण वो बहुत अमीर है ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन बाकी किसानों से उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक है। साथ में सरकार ने जो एमएसपी के आधार पर खरीद की है, वो हरियाणा और पंजाब में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भी उनको ठीक ठाक दाम, अच्छे दाम नहीं लेकिन ठीक ठाक दाम मिलते आए हैं। आज का जो एमएसपी है वो उत्पादन मूल्य के आधार पर नहीं है, इसके बावजूद थोड़ा सा ठीक ठाक दाम उनको मिलते आया है। इसलिए भी उनकी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी ठीक होने के कारण वो इस आंदोलन में अच्छे ढंग से शरीक हो पाए हैं। ऑर्गेनाइज होने के कारण संभव हो पाया है। कल्चरली और धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन इस ढंग की है जहां खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है, इसलिए भी ये संभव हुआ है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। पूरे भारत के किसानों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है कि हमारा बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। पहले उनको अपनी परिस्थिति के बारे में समझ नहीं थी। पहले उनको लगता था कि क्या करेंगे, भगवान की कृपा के कारण ऐसा हुआ, अकाल गिर गया और इस कारण सब हमारे यह हाल है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि 5 सालों में से 2 साल किसान अच्छे ढंग से उपज नहीं निकाल पाते।
हर 5 साल में 2 साल नुकसान के होते, 3 साल ठीक ठाक होते। यानी हमने जो भी हिसाब करना चाहिए वो 5 साल का हिसाब करना चाहिए, ताकि ये सवाल इतना नहीं आएगा। लेकिन किसान आज तक अपने आप को जो दोष देता था, अपने नसीब को दोष देता था, अपने परिस्थिति को दोष देता था, या फिर भगवान की कृपा या अकृपा को दोष देता था, अब उसके समझ में आ गया है कि ये अर्थशास्त्रीय मुद्दा है। क्योंकि हमारी सभी सरकारें, जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब से सरकारों ने यह तय किया कि मजदूरी के दाम कम रखने हैं, तभी हम औद्योगिक उत्पाद ज्यादा कर पाएंगे, औद्योगिक विकास कर पाएंगे। और औद्योगिक विकास अगर हमें करना है तो सबसे पहले मजदूरी अगर कम रखनी है तो अनाज की कीमत कम रखनी चाहिए। और अनाज और खास कर खेती का जो उत्पाद होता है, उसी के आधार पर हर व्यक्ति का जीवन चलता है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो अनाज हो, दालें हो। और इनकी कीमत अगर बढ़ेगी तो मजदूरी की कीमत बढ़ेगी, मजदूरी की कीमत बढ़ेगी तो औद्योगिक उत्पाद की कीमत बढ़ेगी, उसका फिर प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो फिर हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी सरकारों ने हमेशा ये केयर ली है कि कृषि उत्पाद को कम कीमत दी जाए डेलिबरेटली, उसी ढंग के नियोजन किए जाते हैं, उसी ढंग के कानून बनाए जाते हैं, उसी ढंग के निर्णय लिए जाते हैं, और ज्यादा कीमत औद्योगिक उत्पाद को मिले। धनंजय राव गाडगीळ, जो हमारे नियोजन आयोग के आगे चलकर अध्यक्ष बने थे, उन्होंने खास कर 62 या 64 के दरमियान की ये बात, उन्होंने कहा था कि अब यानी 62 64 के दरमियान जो किसान मार्केट में जाता है वो 3 पायली अनाज लेकर जाता है, और मार्केट्स में चीजें जब खरीद कर आता है तो वो 2 पायली वापस लेकर आता है। पायली यानी ये गिनने का एक माप रहा है। अब ये पायली बोलिए, आप उसको किलो बोलिए, अभी 3 किलो अनाज लेकर जाता है और 2 किलो वापस लेकर आता है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला था? क्योंकि अनाज को उसके उत्पादन मूल्य के अनुसार कीमत नहीं मिलती है, डेलिबरेटली उसकी कीमत कम की जाती है, और जो बाकी उत्पाद है, खेती से संबंधित न होने वाला औद्योगिक उत्पाद, उसकी कीमत डेलिबरेटली ज्यादा रखी जाती है। इसलिए जब किसान 2 पायली यानी 3 पायली या फिर 3 किलो अनाज बेचता है तो उसके एवज में सही माने में उसको केवल 2 किलो की कीमत मिलती है। उसमें वो करीबन 33% नुकसान में आता है, या फिर उसका 33% शोषण होता है। ये बात थी 62 64 के दरमियान की। उसके बाद में हमारी ये परिस्थिति और बढ़ते गई, और जब हमने उदारीकरण पूरे दुनिया में स्वीकारा, उसके बाद में तो किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। शायद आज ये हो सकता है, अगर सही ढंग से हम सब दामों का विचार करें तो, कि आज किसान जो भी काम करता है वो अगर 3 किलो अनाज आज मार्केट में ले जाता है तो उसके एवज में शायद 1 किलो ही चीजें वो लेकर आता है। यानी 1 किलो चीजों की जितनी कीमत होनी चाहिए, 1 किलो अनाज की जितनी कीमत होनी चाहिए, उतनी ही चीजें उसके कीमत में उसको मिलती है। इस ढंग से उसका करीबन 50% से 60% तक का शोषण होता है। ये परिस्थिति है। ये केवल भारत में इस ढंग की व्यवस्था थी ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में औद्योगिक विकास करने के लिए ये व्यवस्था यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर सभी देशों ने अपनाई थी। लेकिन यूरोप और अमेरिका को पूरे दुनिया का शोषण करने का अधिकार मिला था, सहूलियत मिली थी, उनकी उस ढंग की व्यवस्था थी। यूरोप ने तो कई दुनिया के देशों पर राज किया था, वहां से शोषण कर उन्होंने अपनी अमीरी बढ़ाई थी। अमेरिका को तो कुछ अलग ढंग के फायदे मिले, इस कारण वो कर पाए। इसलिए वहां पर अभी अमेरिका में हार्डली 4 या 5% लोग किसानी से संबंधित है, 95% लोग किसानी के बाहर है। तो वो क्या करते हैं अपनी किसानी को बचाने के लिए, क्योंकि इंसान तो अनाज के भरोसे ही जिंदा रह सकता है, खेती की उपज के आधार पर ही वो जिंदा रह सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं अमेरिका जैसे देश, ये 5% जो किसान है उसको इतनी सब्सिडी देते हैं कि वो ठीक ढंग से जिंदा रहे, अपना काम ठीक ढंग से करते रहे, और ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके।
केवल 5% की ये बात होने के कारण उनके लिए संभव होता है। बाकी वहां की खेती तो ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तरीके से होती है, बहुत कम इंसान उसमें लगे हुए होते हैं, इसलिए वहां ये संभव होता है। सेम तरीका यूरोप ने अमल में लाया है। वे भी बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, क्योंकि वहां किसानी बहुत कम परसेंटेज में है। लेकिन भारत में 60% लोग किसानी से डायरेक्टली जुड़े हैं। आइदर वे किसान हैं या फिर खेतीहर मजदूर हैं। ये जो 60% लोगों का जीवन इसके साथ में संबंधित है, तो यहाँ किसानी में ये इस ढंग का अगर शोषण होता है, यानी किसान की जो उपज होती है उसको कम दाम दिया जाता है, उसका असर 60 से 70% लोगों पर डायरेक्टली होता है और वो गरीबी में जीने के लिए विवश होते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा शोषण आज भी हो रहा है, ये वास्तविकता है। इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस पूरे भारत में पनपा है और इसीलिए भारत के हर प्रांत से एमएसपी को कानूनी बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग के जो उन्होंने कहा है कि उत्पादन मूल्य प्लस 50% इस ढंग से एमएसपी तय होनी चाहिए और इसको कानूनन गारंटी मिलनी चाहिए। ये जो आगे की डिमांड किसानों की आई है, ये डिमांड पूरे भारत से आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।